राजकीय महाविद्यालय बीदासर एवं राजल देसर की ई कंटेंट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की। इसके 3 पार्ट आप अभी देख चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। जैसा कि इससे पहले हमने देखा कि राज्य की उत्पत्ति के जो अलग अलग सिद्धांत हैं उनमें देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत हमारा चल रहा है और सामाजिक समझौता सिद्धांत भी अपने आप में काफ़ी बड़ा सिद्धांत है। इसके अंतर्गत हमने टॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात कर ली। अब हमारी बारी है जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की। तो आज हम इस वीडियो में जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात करेंगे कि लॉक महोदय ने किस प्रकार सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसकी क्या विशेषताएं थी। जॉन लॉक महोदय का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध, 1690 ईस्वी में इन्होंने ये लिखा। अब सबसे पहली बात आती है कि प्राकृतिक अवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में जॉन लॉक का विचार, प्राकृतिक अवस्था के बारे में जॉन लॉक का विचार है वो टॉमस हॉब्स से पूर्ण रूप से विपरीत है। हम कह सकते हैं जिस प्रकार से दिन और रात का अंतर होता है वैसा ही अंतर हॉब्स और जॉन लॉक के विचारों में। जहां हॉब्स ने, अभी हमने देखा, प्राकृतिक अवस्था को पूर्ण जंगली राज, अशांति, युद्ध, पाशविक अवस्था बताया है। ठीक इसके विपरीत जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी है, देखिए, शांति, सद्भाव, सहायता और रक्षा की अवस्था, जहां सब सुरक्षित थे। तो पूर्ण रूप से उन्होंने विपरीत अवधारणा दी है। अब जो प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी है, स्वर्ग जैसी है, तो मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा? अच्छा ही होगा, क्योंकि जैसा स्वभाव होगा मनुष्यों का वैसा ही वहां का परिवेश होगा। तो मनुष्य का स्वभाव जॉन लॉक के अनुसार विवेकशील, सभ्य, सहयोगी, दयालु, शालीन और शांति प्रिय, यानी अच्छे जितने भी गुण हैं वो सब मनुष्य के स्वभाव में शामिल हैं। अब बात आती है प्राकृतिक कानून की। तो प्रकृति के जो कानून थे उनको जॉन लॉक महोदय ने नैतिकता के नियम कहा है कि मनुष्य की अंतरात्मा जो कहती है वही प्राकृतिक कानून है। और 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात जॉन लॉक ने की है। प्राकृतिक अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक के तौर पे भी इनको देखा जाता है। तो जॉन लॉक महोदय ने कितने प्राकृतिक अधिकार बताए हैं? 3। जॉन लॉक महोदय ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं। सबसे पहला जीवन, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा संपत्ति, जिसे शॉर्ट रूप में आप कह सकते हैं जीसस। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये 3 प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक के द्वारा बताए गए कि प्राकृतिक अवस्था में भी 3 प्राकृतिक अधिकार प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मनुष्य को मिले हुए हैं। अब सामाजिक समझौता किस प्रकार का हुआ? तो जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए परस्पर मिलकर सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज की स्थापना हुई और नागरिक समाज के द्वारा ट्रस्ट के रूप में सरकार की स्थापना हुई। तो हालांकि स्पष्ट रूप से तो जॉन लॉक 2 समझौतों की बात नहीं करते, लेकिन समझौते की भाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक तो बड़ा समझौता हुआ नागरिक समाज की स्थापना के द्वारा, जिसमें परस्पर नागरिकों ने मिलकर अपना एक नागरिक समाज बनाया, और दूसरा नागरिक समाज और ट्रस्ट के रूप में जो सरकार है उनके मध्य हुआ। हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख जॉन लॉक ने नहीं किया है। तो एक बड़ा अंतर यह भी आता है कि लोग जहां 2 प्रकार के समझौतों, 2 अलग अलग समझौतों की बात करते हैं, हॉब्स केवल एक ही समझौता बताते हैं। अब इनकी विशेषताएं अगर हम बात करें तो जॉन लॉक के समझौते की विशेषताएं हैं नागरिक समाज और सरकार की स्थापना अलग अलग 2 समझौतों के रूप में हुई है, ऐसा बोध होता है। सरकार की भूमिका ट्रस्ट के रूप में है, और ट्रस्ट का काम आप जानते ही हैं कि जो ट्रस्ट होता है वो संपत्ति का मालिक नहीं होता है, संरक्षक होता है। इसी प्रकार से सरकार जनता के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की मालिक नहीं है, केवल उसकी रक्षा करने के लिए स्थापित की गई है। तो स्पष्ट रूप से सरकार है वो कौन सी है? लिमिटेड सरकार, सीमित सरकार की अवधारणा, उसका जन्म भी यहीं से होता है, इसी अवधारणा से होता है।
और इस कारण वो निरंकुश भी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का उदय भी जॉन लॉक के विचारों से देखा जा सकता है कि उनके समझौते में उदारवाद है, उनके समझौते में सीमित सरकार की अवधारणा है और उनकी सरकार के जो ढांचे में लोकतंत्र का भी समावेश है। अब उसके बाद में अगर आगे देखें तो सरकार को हटाने का भी अधिकार है, यानी अगर जनता सरकार को नापसंद करती है तो क्रांति करके उसे हटाने का भी अधिकार है। जबकि होब्स महोदय ने कहा था कि एक बार समझौता करके आप उससे मुकर नहीं सकते। सरकार का मूल कार्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है, सहमति पर आधारित संवैधानिक शासन का विचार। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं जॉन लॉक के विचारों में जो मुख्य चीजें हैं कि एक तो सीमित सरकार की अवधारणा है कि भाई सरकार कैसी होनी चाहिए, तो सरकार सीमित होनी चाहिए। दूसरा उदारवाद है। तीसरा लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। इसके अलावा सहमति पर आधारित शासन और संवैधानिक शासन का विचार। ये सारी चीज़ें जॉन लॉक के द्वारा हमें दी गई। उसके बाद में इसकी आलोचना अगर हम देखें तो आलोचनाएं भी हैं। उन्होंने कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया कि समझौता एक था या दो थे। तो ये उनके विचारों का बहुत बड़ा एक विरोधाभास है कि उन्हें स्पष्ट कहीं ना कहीं करना चाहिए था कि वो एक समझौते की बात कर रहे हैं या दो समझौतों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सीमित संप्रभुता की धारणा ज़्यादा उचित नहीं मानी जा सकती। प्राकृतिक अधिकारों तक उन्होंने सरकार के कार्यों को सीमित रखा, लेकिन इतनी सीमित सरकार की अवधारणा वर्तमान समय में प्राप्य नहीं है, लागू नहीं हो सकती, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ इसका कोई समावेश या मेल नहीं है। इनके जो समझौते का रूप है, प्रकार है, वो अनैतिहासिक है, अप्रामाणिक है। समझौते का कारण स्पष्ट है, क्यों समझौता किया। जब आप अच्छे खासे शांति से रह रहे थे, सद्भाव था, सब अच्छी अच्छी चीज़ें थी प्राकृतिक अवस्था में, तो आपको सरकार की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, राज्य के गठन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसके बारे में कोई ठोस तथ्य जॉन लॉक नहीं पेश कर पाए। और मनुष्य के स्वभाव के बारे में भी उनकी अवधारणा एकांगी है। इतना साधु संत स्वभाव का मनुष्य भी नहीं होता है, क्योंकि अभी हम बात कर चुके हैं प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जॉन लॉक महोदय ने भी अपना जो विचार दिया काफ़ी कुछ होब्स से अलग था। होब्स जहां पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं राजतंत्र और निरंकुशवाद के समर्थक थे, जॉन लॉक महोदय उनकी तुलना में लोकतंत्र, सीमित सरकार की अवधारणा और उदारवाद के बहुत ज़्यादा हिमायती थे। तो उन दोनों के समझौतों में ये अंतर हम महसूस करते हैं। इसके अलावा रूसो के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी बात हम आगे करेंगे अगले वीडियो में।